चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके हिस्ट्री का उत्तर वैदिक काल का सेकंड पार्ट। और इससे पहले वाला कल हमने आपको विवाह के बारे में, उत्तर वैदिक काल में जीवन कैसा होता है उनका वो बता चुके हैं। कितने प्रकार के राजा होते हैं, उत्तर में जो राजा राज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्व में जो राज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मध्य में जो राज करते हैं वो क्या कहलाते हैं। इन सब के बारे में कल हम आपको जानकारी दे चुके हैं, ठीक है बेटा। और आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल में। किसको स्टार्ट करते हैं बेटा? उत्तर वैदिक काल में। यूपी पैट की क्लासेस चल रही हैं, आपके ध्यान रखना है। और धीरे धीरे आपको सब क्लास, सब सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन बैच मिलते जाएंगे। आप लोग जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते जाइए वीडियो को, जिससे वो लोग भी जुड़ जाएं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनको कोचिंग की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए स्पेशल चल रहा है हमारे क्लासेस। उन सभी बच्चों को फटाफट जोड़ते जाइए, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में बेटा हमारा चल रहा है कौन सा? वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल का चल रहा है। कौन चल रहा है बेटा आपका? उत्तर वैदिक काल चल रहा है। उत्तर वैदिक काल में कुछ चीजें हम कल बता चुके हैं, इससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल। तो आप उसको जाकर ज्वाइन करें, देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो राजाओं के पदाधिकारी थे उनको क्या क्या कहते हैं और उनके नाम क्या हैं, इनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़िए इसके साथ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राजा के पदाधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। राजा के पदाधिकारी कौन होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, हम इसकी बेटा क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं कि वो राजा क्या कहलाते थे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो राजा के पदाधिकारी हुआ करते थे, क्या होते थे बेटा? राजा के पदाधिकारी हुआ करते थे, उनको रत्नी कहा जाता था। क्या कहते थे बेटा? रत्नी। पूछा जाएगा कि जो राजा के पदाधिकारी थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। अलग अलग थे, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिष, सूत, ब्राह्मण, छत्ता, ठीक है, संग्रहता, पालन, ये सब जो नाम हुआ करते थे, इन किन नामों से संबंधित हैं उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राजा के पद अधिकारी को बेटा क्या कहा जाता था? तो आप कहोगे रत्नी कहा जाता था। जो राजा के पदाधिकारी थे तो उन्हें क्या कहते थे? रत्नी कहते थे। इन रत्नी का उल्लेख आपसे पूछेगा कि किस में मिलता है, तो बेटा इसका जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलेगा बेटा? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रत्नी की जो संख्या बताई गई है, रत्नी की क्या पूछेगा आपसे? संख्या बताई गई है, वो बेटा 12 बताई गई है। कि जो राजा हुआ करते थे उसके जो पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। और जो रत्नियों का उल्लेख मिला है, रत्नी का अगर पूछेगा उल्लेख, रत्नी का उल्लेख यानी कि उल्लेख मिला है रत्नी का, वो किस में मिलता है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की जो संख्या बताई गई है वो बेटा कितनी बताई गई है? 12। आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर पूछे कि जो पदाधिकारी हैं रत्नी, उनका उल्लेख कहाँ मिला है, तो आप कहाँ बताओगे बेटा? बताओ जल्दी जल्दी, कहाँ बताओगे बेटा? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कितने बताए गए हैं इसमें रत्नी के? तो आपको 12, यानी कि पदाधिकारी जो राजा के बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं बेटा? 12 बताए गए हैं। क्लियर है? एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला देखते हैं, 12 बताने हैं हमें, तो 12 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बेहतरीन है, आप अगर हिस्ट्री एक बार पढ़ लेते हो तो आप किसी का भी एग्जाम देने जाना, हिस्ट्री इससे ज़्यादा कहीं निकल नहीं सकती है, ठीक है। और अगले महीने जब आपका यूपी पैट का एग्जाम हो जाएगा, उसके जस्ट बाद आपके पुलिस का बैच स्टार्ट होगा। फाउंडेशन तौर पर अपने दोस्तों को अलर्ट कर दें, एक एक सब्जेक्ट का टीचर आपको समझाएगा, बेहतरीन समझाएगा, तो आप फटाफट उससे जुड़ते जाइए, ठीक है बेटा। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को भी क्या करें, आपका शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। तो बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? तो शतपथ ब्राह्मण उल्लेख रत्नी, रत्नी का जो उल्लेख मिला है वो शतपथ ब्राह्मण में मिला है, संख्या बताई गई है 12। और पहला जो आपका आता है बेटा वो है सेनानी। सेनानी, तो सेनानी किसे कहते थे उस टाइम पर? राजा का कौन सा हिस्सा हुआ करता था या इसे बोलते क्या थे? सेनानी किसे कहा जाता था? तो बता सकते हो भाई योगेंद्र, किसको कहा जाता था? सेनानी का मतलब था जो सेना भर्ती में, किसमें बेटा? सेना भर्ती में सहायता किया करता था, में सहायता, अच्छे योग्य
सेना के लिए व्यक्ति को छांटना सेनानी का काम था, ठीक है। और इसे राजा का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। इसे राजा का क्या मानते थे बेटा? प्रमुख अधिकारी मानते थे। प्रमुख अधिकारी मानते थे, आपको ध्यान रखना। तो सेना भर्ती के लिए सहायता करता था और योग्य लोगों को क्या करता था बेटा? ढूंढा करता था। तो इसे हम लोग सेनानी कहते थे। अगली बात करते हैं बेटा, दूसरी आती है आपका पुरोहित। कौन आएगा बेटा अगला? पुरोहित। पुरोहित क्या होता था, ध्यान रखना है। तो पुरोहित आज भी हम लोग बेटा जानते हैं पुरोहित कौन होता है, तो आप उसके माध्यम से बता सकते हो कि पुरोहित बोलते क्या थे। पुरोहित मतलब आजकल हमारे यहाँ जो पूजा पाठ करने आते हैं हम लोग उसे बेटा क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। तो उस टाइम पर भी पुरोहित हुआ करते थे, तो लेकिन राजा की तरफ से हुआ करते थे, एक अधिकारी रूप में इनको काउंट करा गया था। तो पुरोहित का मतलब क्या होता है बेटा? तो राजा का जो धार्मिक कार्य संपन्न करना होता था वो कौन करता था? पुरोहित करता था। तो धार्मिक कार्य संपन्न करने वालों को क्या कहते थे बेटा? धार्मिक कार्यों को संपन्न करने वाला, कार्यों को संपन्न करने वाला। ठीक बेटा, धार्मिक कार्यों को संपन्न करने वाला कौन कहलाता था बेटा? पुरोहित कहलाता था। ठीक है बेटा, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ज्यादा नीचे नहीं लिखना है हमें। तो आगे बात कर लेते हैं। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग राजा के पदाधिकारी पढ़ रहे हैं कि उस टाइम पर किस किस नाम से जाने जाते थे। आपको इसमें से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरोहित के बाद अगला नाम आता है बेटा युवराज का। अगला नाम आता है तीसरे नंबर पे किसका बेटा? युवराज पर। दो ही हो गए ना, क्लियर। अब तीसरा आएगा कौन? युवराज। युवराज, ठीक है बेटा। युवराज किसे कहते थे? तो देखो युवराज के बारे में आप सभी जानते होंगे। जो राजा का पुत्र हुआ करता था, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ करता था, उसे युवराज कहते थे। ये आपको पता होगा, आपने मूवियों में, छोटे छोटे नाटकों में ये सब देखा होगा। तो बेटा युवराज तो आपको नॉर्मल याद रहेगा कि जो राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था वो क्या कहलाता था बेटा? युवराज कहलाता। तो राजा का उत्तराधिकारी है ना बेटा। राजा का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? युवराज कहलाता था। चौथी की बात करते हैं। तो सारे अधिकारियों को बोलते क्या है बेटा? रत्नी बोलते हैं। अगला कौन आता है बेटा? महसी। किसको बेटा बोलेंगे? महसी। कौन होता था महसी? तो राजा की जो मुख्य रानी होती थी उसे महसी बोलते थे। राजा की कौन? मुख्य रानी। तो राजा की जो मुख्य रानी, जिसे बाद में पटरानी भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा? पटरानी, जो सब कुछ देखती है, तो जो बहुत क्लोज होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? पटरानी, है ना बेटा। तो उसे यहाँ पर उस टाइम पर उत्तर वैदिक काल में इसे महसी कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा कि महसी किसे कहते हैं निम्न में से, तो आप बताएंगे बेटा क्या? राजा की मुख्य जो रानी थी उसे क्या कहते थे? महसी कहते थे। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। राजा की सबसे प्रमुख जो रानी हुआ करती थी वो कौन होती थी? महसी कहलाती थी। चौथे की हम लोग बात कर लेते हैं। चौथा तो हो गया बेटा। तो पांचवें की बात करते हैं। 12 हमें क्लियर करने हैं, क्योंकि 12 का उल्लेख जो है बेटा वो शतपथ ब्राह्मण में मिला है, और वहां पर रत्नी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा? रत्नी कहते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अब आता है बेटा कौन? सुत। सुत किसे कहते थे? क्या पूछेगा बेटा आपसे कि सुत किसे कहते थे? तो रथ हाँकने वाला क्या कहलाता था? सुत कहलाता था। रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला। अगर आपको याद हो तो महाभारत में भी सूत पुत्र बोलते थे किसको बेटा? कर्ण को, क्योंकि वो रथ हाँकने वाले का क्या था? पुत्र था। क्योंकि उसकी जो मम्मी थी उसे कहाँ से उठा के ले आई थी? नदी से उठा के लाई थी कर्ण को। ठीक है, वो कुंती का पुत्र था, उन्होंने उसे छोड़ दिया था तो वो उठा के ले आई थी। तो लालन पालन जो किया था वो रथ हाँकने वाला, जो पांडवों का रथ हाँका करते थे, उनका पुत्र था। इसे उसे सूत पुत्र कहते थे। क्या कहते थे? सूत पुत्र। तो ये सूत मतलब क्या हो गया? रथ हाँकने वाला, जो राजा का क्या करता था? रथ हाँका करता था। सबने देखा होगा, नॉर्मल चीजें हैं ये तो सत, ये आपका सुत कहलाता है। अगला आता है छठा नंबर। तो अगला आता है बेटा ग्रामणी। अगर आपको याद हो तो इससे पहले पूर्व वैदिक सभ्यता में हम ग्रामणी के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा हो उस टाइम पर हमने बताया था। और जिन बच्चों को इसे देखना है वो जाकर आपके वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के सारे वीडियो देख सकते हैं, मैथ के वीडियो देख सकते हैं, रीजनिंग देख सकते हैं।
अर्थव्यवस्था का जो भी यूपी पैट में अर्थव्यवस्था आ रही है उसके लगभग वीडियो पढ़ चुके हैं। आपकी सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक नियोजन बचा है, बाकी सारे वीडियो पढ़ चुके हैं। तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पैट अर्थव्यवस्था लिखी होगी, आप उसमें एंटर कर जाइए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। धैर्य से देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए बेटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ग्रामीणी किसे कहते हैं, ये हमने आपको पूरा वैदिक सभ्यता में समझाया था कि ग्रामीणी कहते किसे हैं। हाँ, तो बेटा जो गांव का मुखिया हुआ था, जिसे हम लोग आज प्रधान कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, प्रधान कहते हैं। तो गांव का मुखिया, गांव का बेटा जो क्या हुआ था, मुखिया हुआ करता था, उससे बेटा क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते हैं। गांव का मुखिया को बेटा क्या कहते थे, ग्रामीणी कहा जाता था। अगली बात हम लोग करते हैं, तो अगला कौन है, छत्ता क्या है, छत्ते को क्या बोलते हैं, छत्ता कौन हुआ करता है ये बताना है। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं, प्रतिहारी बोलते हैं। क्या किसे बोलते हैं बेटा, इसे प्रतिहारी बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, प्रतिहारी। किसे कहते थे प्रतिहारी, जल्दी बेटा बेटा। छत्ता मतलब क्या होता है, प्रतिहारी। प्रतिहारी मतलब होता करता था जो राजा की रक्षा करा करता था, तो वो क्या कहलाते बेटा, प्रतिहारी कहलाता था। संग्रहता क्या है, संग्रहता किसे कहते हैं, तो संग्रहता किसे कहा जाता था, ये भी एक पद हुआ करता था। ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। कौन होता था बेटा, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। तो संग्रहता का मतलब क्या हुआ था बेटा, कोषाध्यक्ष हुआ करता था। आपके 8 क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में भी आ गए होंगे इनके नाम। तो अगली बात करते हैं बेटा, अगली बात करते हैं बेटा। कितना हो गया ये, 8। तो नमा स्टार्ट करते हैं अब क्योंकि पूरे हमारे कितने पढ़ने, हमें 12 पढ़ने हैं। भागदुग, भागदुग किसे कहते हैं बेटा, भागदुग। तो भागदुग भी एक वो हुआ था, क्या होता बेटा, इसे कर संग्रहदाता बोलते थे। कर मतलब टैक्स, कर संग्रह, जो कर का क्या करता था, संग्रह करता था। तो कर मतलब होता है टैक्स को जो इकट्ठा करा करता था, उसे भाग दुग बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, दुध बोलते थे। अब हम 10 की बात करते हैं। कर संग्रहता समझ में आ गई, जो टैक्स को क्या करते थे बेटा, इकट्ठा करा करते थे। जैसे आज का टैक्स होता है, हमारे टैक्स ऑफिस में जमा होता है, वहाँ पे जो अधिकारी होता है जो उसे कलेक्ट करता है, उसी अधिकारी को क्या बोला करते थे, कर संग्रहकर्ता, यानी कि क्या बोलते थे, भाग्यदुग बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, भाग्यदुग। 10 की बात करते हैं। अगला आता है बेटा, अगला कौन सा आएगा बेटा, अक्षयवाय। सही है। तो अक्षयवाय किसे बोला करते थे, तो बेटा ये था, ये जो राजा पासा खेला करता था, क्या खेलता था बेटा, पासा। तो पासा खेल में, पासा खेल में राजा का सहयोगी हुआ करता था, जो एडवाइस दिया करता था, सहयोगी। तो पासा जो खेला करते थे जो राजा, उनका जो सहयोगी हुआ करता था, उसे क्या बोलते थे बेटा, अक्षयवाय बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, अक्षयवाय। अगला आता है बेटा पालागल, पालागल। पालागल किसे कहा जाता था उस टाइम पर, तो बेटा ये विदूषक को बोला जाता था, विदूषक। किससे बोलते थे बेटा, विदूषक। विदूषक मतलब जानते हो, हैं, विदूषक, विदूषक, विदूषक मतलब हुआ करता था जो बंदूकों का कोष हुआ करता था, उसका एक अधिकारी होता था, उसे विदूषक बोला जाता था। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। देखो बेटा अगला, गोवी कर्तन किसको बोला जाता था, गोवी कर्तन किसको बोला जाता था, ये बेटा जो गाय हुआ करती थी आपके, या जो पशु हुआ करते थे, उनके चारागाहों की सुरक्षा करने वाला, जो बेटा पशु हुआ करते थे उनकी देखभाल करने वाला, पशुओं के चारागाहों, पशुओं के चारागाहों की देखभाल, देखभाल करने वाला,
पशुओं की देखभाल करने वाला, पशुओं के चारागाह, चारागाह जानते हैं बेटा, जहां पशुओं के चरने के लिए बड़े बड़े मैदान हुआ करते हैं उन्हें बेटा क्या बोलते थे, चारागाह। क्योंकि जो आर्य थे वो भी बेटा चारागाह की क्या आए थे, खोज में आए थे, ठीक है बेटा, खोज में आएंगे। तो पशुओं के चरने की जगह जो हुआ करती थी, बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, उन्हें बेटा क्या बोला जाता है, चारागाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, चारागाह। तो चारागाह की जो देख रेख करा करते थे वो कौन थे बेटा, गोवी कर्तन थे, ठीक है। तो ये बेटा आपके 12 राजा के पदाधिकारी हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। और नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक काल की कुछ और चर्चा करते हैं किसी चीजों के बारे में, और आपसे पूछ लेता है कुछ चीजें, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। विवाह हमने कल करा दिए थे। अब बात करते हैं वहां के आश्रम व्यवस्था की। उत्तर वैदिक काल में बेटा आश्रम व्यवस्था काफी तेजी से उस टाइम पर फैल रही थी। तो आश्रम व्यवस्था क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का काफी प्रचलन हो रहा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। देखिए आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है जीवन में जो क्रमबद्धता है उसको लाना। जैसे मान लो बचपन है आपका, तो बचपन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पढ़ाई करके आना है तो आपको विवाह कर लेना है, फिर बेटा आपको क्या करना है, गृहस्थ आश्रम संभालना है। फिर उसके बाद आता है बेटा 52 गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें आध्यात्मिक कार्य करने होते हैं। और ये 50 से जब आप एबव हो जाते हो तो आपको धार्मिक कार्य करने पड़ते हैं, तो ये क्रमबद्धता है। और संन्यास आश्रम जो होता है, अगर 75 साल के अगर आप हो गए हो तो उसके बाद आपको घर से क्या लेना चाहिए, त्याग लेना चाहिए। तो उस टाइम पर ऐसे आश्रमों का प्रचलन था, यानी कि जीवन को एक सिस्टम वे में जीना। भाई पहले आप बचपन से जी रहे हो किसके लिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप क्या क्या धारण करेंगे बेटा, क्या धारण करेंगे, ब्रह्मचर्य। और जब शादी हो जाती है तो बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग, जब शादी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बेटा कहोगे वो होता है गृहस्थाश्रम। ये भी एक पूजा है बेटा। अगर आपने अपने परिवार को संभाल रखा है, सबको एकदम प्रॉपर रूप से समय दे रहे हैं, है ना भाई, बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार को चला रहे हैं, तो ये भी बेटा एक पूजा है और इसे आश्रम कहते हैं। कौन सा, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद आता है 52 प्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है, जब आप 50 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपको आध्यात्मिक कार्य, पूजा है, कथा कराना, यज्ञ कराना, खुद पूजा करना, इसमें आपको इंक्लूड होना होता है। और जब 75 साल के ज्यादा के, अगर आप 75 साल से ज्यादा के हो गए तो आपको घर त्याग देना पड़ता था, तो उसे बेटा क्या बोलते थे, संन्यास आश्रम। संन्यास मतलब घर को त्याग दो, अलग रहने लगो अपने आराम से, तो उन्हें क्या कहते थे बेटा, आपका आश्रम था कौन सा, संन्यास आश्रम। समझ में आ गया। तो आश्रम व्यवस्था में यही पूछेगा आपसे कि कितने आश्रमों का उल्लेख मिला है, तो आप कहोगे बेटा 4 आश्रमों का उल्लेख मिला है। ये उल्लेख मिलता कहाँ है, किस जगह मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना हर चीज का उल्लेख कहीं ना कहीं मिला है। ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, है ना बेटा, अरण्य, उपनिषद, उपवेद, वेद, समझ में आ गया। कहीं ना कहीं आपको इसके कहीं ना कहीं उल्लेख करने को मिला ही दिखाई देता होगा। तो ये कहाँ उल्लेख मिला है इसका ध्यान रखना। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है जबलो उपनिषद में मिलता है। जबलो उपनिषद है आपका, एक उपनिषद है, इसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिला है किसका बेटा, आश्रमों का मिला है। और ये बताया गया है कि कितने आश्रम होते हैं, तो आप कहोगे कितने होते हैं बेटा, 4 आश्रम बताए गए हैं। तो जबलो उपनिषद में क्या मिला है बेटा, उल्लेख मिला है किसका, आश्रम व्यवस्था का। और इसी में ये बताया गया है कि कितने आश्रम होते हैं, तो आप कितने बताओगे बेटा, कितने आश्रम होते हैं, तो आप कितने बताओगे बेटा, 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम कौन सा होता है ये आपको बताना है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है इसमें। तो आश्रम के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, आपको याद भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों का जो वर्ण मिला है, 4 आश्रमों का क्या मिला है बेटा, वर्ण मिला है, उल्लेख मिला है। वो कहाँ मिला है आपको, जबलो उपनिषद में मिला है, ठीक है, जबलो उपनिषद में मिला है। कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं, पहला आता है बेटा ब्रह्म, कौन आता है बेटा, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य बेटा क्या होगा, आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक माना गया, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल पूछ लेगा कि इसका कार्यकाल कब से कब तक माना गया है, कार्यकाल, कार्यकाल कहां से कहां तक माना गया है, ठीक है बेटा, कहां से कहां तक इसका कार्यकाल माना गया है। तो बेटा जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष, 25 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, जन्म से 25 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, वो बेटा क्या कहलाया था आपका, ब्रह्म आश्रम कहलाया था। इसमें बेटा क्या क्या किस चीज का ज्ञान दिया जाता था, तो इसमें ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो बेटा ज्ञान किस किस का होता था, तो इसमें बेटा शैक्षणिक ज्ञान होता था। गुरु के पास बैठकर क्या होता था बेटा,
शैक्षणिक ज्ञान होता था। शैक्षणिक ज्ञान के अलावा बेटा और क्या होता था, तो बौद्धिक विकास होता था। क्या होता था बेटा, बौद्धिक विकास होता था। ठीक है, यानी कि शैक्षणिक विकास होता था इसी आश्रम में, और बेटा बौद्धिक विकास हुआ करता था। ठीक है, इन सबको माइंड को शार्प कराता था। गुरुकुल में जाकर इनका अध्ययन करता था 25 वर्ष। जब ये पढ़ाई के लिए वहां से चले जाते थे तो उनके संस्कार, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो उनके संस्कार हुआ करते थे। तो जब गुरुकुल में पहुंचते थे तो वहां पर क्या करते थे, अध्ययन करवाया करते थे। और उस टाइम पर बेटा जो अध्ययन था ना, वो औपचारिक था। कैसा था बेटा, अनौपचारिक था। कोई औपचारिक शिक्षा उस टाइम पर नहीं दी जाती थी, यानी कि ना तो उनके पास कलम हुआ करता था, ना कॉपी हुआ करती थी। ठीक है बेटा, ना कलम हुआ करता था, ना कॉपी हुआ करती थी। वो वहां पर बेटा जो गुरु हुआ करता था वो ओरल शिक्षा दिया करता था और बच्चे उसको कंठस्थ याद करते थे। उस टाइम पर बेटा वेदों का ज्ञान ज्यादा देते थे। किसके से बेटा, वेदों का। यही आध्यात्मिक रूप चलता था वहां पर। आजकल तो हम लोगों को कंपटीशन निकालना पड़ता है, उस टाइम पे इतनी कंपटीशन नहीं थी। सिर्फ वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और जो उच्च वर्ग के लोग थे वही शिक्षा लिया करते थे। समझ में आ गया बेटा। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम चला करता था। ठीक है, वहां पर कोई आंखें चार नहीं हुआ करती थी। सही है, वहां पर क्योंकि स्त्रियों को पढ़ने की आजादी ज्यादा नहीं थी, सिंगल बॉयज हुआ करते थे और वही पढ़ा करते थे। बेटा समझ में आ गया। तो ये ब्रह्मचर्य का क्या करते थे, पालन। सही ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसका कार्यकाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अगला जो आश्रम आता है दूसरा, तो दूसरा बेटा कौन आ जाएगा, गृहस्थ आश्रम। इसी को सबसे योग्य आश्रम माना गया है। ध्यान रखना, ये कहा गया था अगर गृहस्थ आश्रम में अगर आप जी रहे हो तो ये भी एक बहुत अच्छा संन्यास है, ये भी एक पूजा है। ठीक है बेटा, लेकिन सही से जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि शराब पीकर आकर अपने पतियों को मार रहे हो। ठीक है, घर में परेशान कर रहे हो लोगों को, तो उसे गृहस्थ आश्रम नहीं कहते, उसे जानवर आश्रम कहा जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। गृहस्थ आश्रम मतलब अपनी पत्नी, माँ बाप जो भी हैं, भाई बहन, उनको बड़े सुटेबल रूप से रखिए, परिवार को जोड़ के रखिए, यही बेटा आश्रम हुआ करता है। ठीक है, अच्छी पूजा होती है। सिर्फ अपने लिए जीने से कोई फायदा नहीं होता है, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो गृहस्थ आश्रम क्या होता है, तो जब शादी हो जाती थी आपकी तो वो आपका गृहस्थ आश्रम कहलाता था। ठीक है, इसी में आपका एक ऋण आते हैं। अभी ऋण पढ़ाएंगे कितने ऋण होते हैं। तो पितृ ऋण होता है, जिसमें अगर आपने पुत्र की प्राप्ति कर ली है तो अपने पिता के ऋण से क्या हो जाते हो बेटा, मुक्त हो जाओगे। आपको अगर पुत्र हो गया तो समझ जाओ आप पिता ऋण से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो वो ऋण कहलाते हैं। तो कितने ऋण होते हैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, आप जुड़े रहिए, बस देखते रहिए। गृहस्थ आश्रम, तो पहले इसका टाइम पूछेगा। तो 25 साल तक कहाँ रहे थे बेटा, वो ब्रह्मचर्य में रहे थे। तो 25 के बाद यहाँ आएंगे, और 25 वर्ष से कार्यकाल मतलब होता है इसका कितना कार्यकाल था, कितने समय तक रहते थे ये। तो 25 साल से, 25 वर्ष से और 50 वर्ष का जो समय हुआ करता था वो आपका किसका माना गया है बेटा, तो वो किसका माना गया बेटा, गृहस्थ आश्रम का माना गया। कितना माना गया बेटा, 25 वर्ष से 50 वर्ष का जो समय है वो किसका माना गया है बेटा, तो आप ध्यान रखना है, गृहस्थ आश्रम का माना गया है। किसका माना गया बेटा, गृहस्थ आश्रम। इसमें बेटा क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या करना होता है, तो इसमें सामाजिक, इसमें क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो बेटा, क्या होता है, सामाजिक विकास हेतु धर्म, सामाजिक विकास हेतु, विकास हेतु धर्म। ठीक है बेटा, धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब है अर्थव्यवस्था, पैसा पैसा, धर्म, धर्म, अर्थ, काम की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति हेतु, इसमें बेटा क्या होते थे, कार्य होते थे। धर्म को समझते थे उसमें, है ना। अर्थ मतलब पैसा कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है, उसका होता था। और काम प्रवृत्ति के बारे में क्या मिलता था, आपको जानकारी मिला करती थी इसमें। ठीक है, तो इससे सामाजिक विकास हुआ करता था आपका गृहस्थ आश्रम में ही। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो गृहस्थ आश्रम मिलेंगे। और ये 25 वर्ष से 50 वर्ष का इसका क्या माना गया बेटा, कार्यकाल माना गया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यानी कितने समय तक रहता था ये। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब हम बात करते हैं बेटे तीसरे की। तीसरा कौन सा है, तो बात कर लेते हैं हम तो बेटा किसके, तीसरे की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, तीसरे की। तो तीसरा जो आश्रम है वो कौन सा है आपको बताना है। तो तीसरा आश्रम जो है वो है आपका कौन सा, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। इसका जो समय रखा गया, कार्यकाल रखा गया है कि किस टाइम से आपका वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 50 से 75 साल, 50 वर्ष से ये स्टार्ट हुआ करता था और 75 साल तक रहता था ये। आजकल 75 साल तक आदमी ना बीतता है ना बेटा।
50-60 में आराम से बाय बाय टाटा कर लेता, बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पर 50 से 75 वाला जो कार्यकाल माना था, जो उसकी उम्र मानी जाती थी 50 से, तो वो उसे क्या कहलाते थे, वानप्रस्थ आश्रम कहलाते थे। और वानप्रस्थ आश्रम में आध्यात्मिक कार्य करते थे, जैसे यज्ञ करना है, पूजा पाठ करना है, तो उस टाइम पर करते थे क्या, वानप्रस्थ आश्रम में। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आध्यात्मिक कार्य करते थे, आध्यात्मिक कार्य, यज्ञ करा करते थे, पूजा पाठ को ज्यादा महत्व देते थे, पूजा पाठ को क्या करते थे बेटा, ज्यादा महत्व देते थे, सही है। तो ये सारे कार्य किसके अंडर में थे उस टाइम पर, तो आपको ध्यान रखना है, वानप्रस्थ आश्रम में ये कार्य करते थे, ठीक बेटा। अगला आता है बेटा चौथा और अंतिम है, ये कौन सा है ये आपका, तो ये आपका कौन सा रहा था, संन्यास आश्रम। इसमें पूर्णता घर से क्या लिया जाता था, संन्यास ले लेते थे, 75 साल के बाद वो घर छोड़ देते थे। तो बेटा उसे चौथे को क्या कहते हैं, चौथे को क्या कहते हैं बेटा, संन्यास आश्रम। क्या करते थे बेटा, संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में क्या करते थे बेटा, संन्यास लेते थे, घर छोड़ दिया करते थे, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ जाते थे। और इसका जो समय बताया गया है, जिसकी उम्र बताई गई है, वो कितने वर्ष बताई गई, तो 75 वर्ष से 100 वर्ष तक घर त्यागना, या फिर हम लोग कहते थे मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते थे। तो इस तरह से बेटा 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, और चारों आश्रम का जो उल्लेख मिला है वो जाबलो उपनिषद में मिलता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रखना है। तो चारों आश्रम आपको बेटा समझ में आ गए थे। चारों आश्रम में जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम हम आपको बता चुके हैं, वो कौन सा माना गया है, गृहस्थ आश्रम माना गया है। कौन सा बेटा, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य के 3 ऋणों को मुक्ति प्राप्त होती है, और उसी में 5 महायज्ञ होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसमें ज़्यादा योग्य माना गया है, तो वो गृहस्थ आश्रम माना गया है। और उसी में बेटा क्या हुआ है, ध्यान रखना, 3 ऋणों से मुक्ति का जो मार्ग है, जो हमने ऋण अभी बताए थे आपको पढ़ाएंगे, तो वो 3 ऋणों की इसमें बात करी गई है। और 5 महायज्ञ होते हैं, उनकी भी बात करी गई है, किसमें बेटा, तो गृहस्थ आश्रम में की गई है। किसमें की गई बेटा, गृहस्थ आश्रम में, ठीक है बेटा। तो गृहस्थ आश्रम मनुष्य का जो है वो त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है, धर्म, अर्थ और काम की। ये हम बता चुके हैं, आपको ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ अगर माना जाएगा आश्रम, वो कौन है आपका, गृहस्थ आश्रम। कौन है बेटा, गृहस्थ आश्रम। एक आदमी सन्यासी है और एक गृहस्थ आश्रम वाला है, तो ज्यादा सादा उपयोगी कौन रहेगा बेटा, गृहस्थ आश्रम वाला। क्लियर हो गया बेटा। तो कौन से 3 ऋण होते हैं उसको हम भी समझ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसको 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। हमने आपको बताया थे 3 ऋण होते हैं, और ये गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कौन से 3 ऋण होते हैं आपको समझाते हैं, चलिए। तो कौन से 3 ऋण होते हैं, तो आप ध्यान रखना बेटा, हम ऋण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऋण की। तो ऋण कितने वो बताए गए हैं, तो आप रखना 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है। पहला ऋण, दूसरा ऋण और बेटा तीसरा ऋण। और ये ऋणों का जो उल्लेख मिलेगा आपको याद रखना, गृहस्थ आश्रम में मिलता है, और गृहस्थ आश्रम ही इन 3 ऋणों से आपको छुटकारा दिलवाता है। क्या करेगा बेटा, छुटकारा दिलवाएगा। पहला आता है बेटा देव ऋण। पहला कौन सा आएगा आपका बेटा, देव ऋण, सही है बेटा। दूसरा आता है पितृ ऋण, या पहले लिख लो बेटा ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। और तीसरा जो आता है बेटा वो होता है पितृ ऋण, पितृ ऋण। तो ये 3 ऋण होते हैं। देव ऋण क्या होता है, अगर आपने गृहस्थ आश्रम में यज्ञ संपन्न करवाए, क्या करवाए बेटा, यज्ञ संपन्न करवाए, तो आप देव ऋण से क्या हो जाते हो बेटा, मुक्त हो जाते हो। कि जिस भगवान ने आपको यहाँ भेजा वो ये भी सोचता है कि चलो हमें कम से कम याद तो करे। आप गृहस्थ आश्रम में जाके आप काम लोभ में खो जाते हो, भगवान को भूल जाते हो, और बाद में सुनाते हो भाई साहब हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ, ठीक है। तो आपको कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और यज्ञ वगैरह हैं, कथाएं फताएं हैं, ये बीच बीच में कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आप पर क्या है बेटा, एक ऋण है, और आपको ऋण से क्या होना है, मुक्त होना है। समझ में आ गया। तो देव ऋण क्या होता है, अगर आपने गृहस्थ आश्रम में रहते रहते यज्ञों का उद्घाटन करवाया है, यज्ञ करवाए हैं, है ना, कथाएं करवाई हैं, तो वो आप किस ऋण से मुक्त हो रहे हो, तो आप बेटा किससे बताओगे, देव ऋण से हो रहे हो, ठीक है बेटा। अगर आपने क्या करा दिया बेटा, गृहस्थ आश्रम में अगर आपने क्या करा दिया, यज्ञ करा दिया, तो बेटा आप किससे मुक्त हो जाओगे, देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं कराए हो तो कल ही स्टार्ट कर दो, आप भी देव मुक्त ऋण, आपको ऋण खत्म करने, ठीक है जो लोग हैं। अब बात आता है बेटा ऋषि ऋण क्या होता है। तो ऋषि ऋण क्या होता है, अगर आपने वेदों का अध्ययन कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया, क्या किया बेटा आपने, वेदों का अध्ययन कर लिया,
तो अगर आपको गृहस्थ आश्रम में रहते रहते आपने वेदों का क्या कर लिया बेटा, अध्ययन कर लिया, तो आप बेटा किससे ऋण मुक्त हो जाओगे, ऋषि ऋण से क्या हो जाओगे बेटा, मुक्त हो जाओगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट बात आती है पितृ ऋण की। तो पितृ ऋण क्या होता है, तो पितृ ऋण आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गृहस्थ आश्रम में रहते रहते पुत्र प्राप्ति कर ली, अगर मान लो आपके पुत्र हो गया, तो आपने बेटा किस ऋण से मुक्त हो गया, पितृ ऋण से मुक्त हो गए। ये 3 ऋण रहते हैं गृहस्थ आश्रम में, आपको याद रखना है कि कितने ऋण गृहस्थ आश्रम में बताए गए हैं, तो आप कितने बताओगे, 3 बताए गए हैं। पहला बेटा देव ऋण, तो आप यज्ञ करा दो ऋण मुक्त, ऋषि वेदों का अध्ययन कर लो तो क्या हो जाए, ऋषि से ऋण से मुक्त हो जाओगे। और अगर आपने गृहस्थ आश्रम में रहते रहते अगर आपको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, तो बेटा आप पितृ ऋण से भी क्या हो जाओगे बेटा, मुक्त हो जाओगे। समझ में आ गया, चलिए तो इसको लिख लो आप, पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति के बाद बेटा आप कौन सा ऋण चुका दोगे, तो आप पितृ, अध्ययन करोगे वेदों का तो ऋषि, और अगर देव ऋण की बात करेगा तो यज्ञ अगर आपने करा दिए तो आपका क्या हो जाएगा, देव ऋण से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही रखेंगे और कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पंच महायज्ञ क्या होते हैं, पुरुषार्थ क्या होते हैं, संस्कार क्या होता है, और जो उत्तर वैदिक काल की खेती कैसे होती थी उनकी चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो होगा आपका उत्तर वैदिक काल का, उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पूरा वीडियो पड़े हुए हैं, वैदिक सभ्यता के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। 8 बजे हम आपको लाइव क्लास भी लगवाते हैं प्रैक्टिस सेट के, यूपी पैट के लिए, जबरदस्त तैयारी के लिए, तो आप 8 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लग सकते हैं। 9 बजे से 9:30 बजे हम हिंदी की क्लास चलाते हैं, आध घंटे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक वीडियो आपका पड़ा हुआ है। हमारे आयुष्मान भारत चैनल को स्वागत है आप लोगों का, आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और जो बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा निम्न स्तर का है बेचारा, फीस नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, बस ज्वाइन करते रहिए इसको, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल हर सब्जेक्ट वाइज तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। कभी किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, अब बस हमारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, और अगर दोबारा आप एग्जाम में किसी एग्जाम में बैठ जाओ, एक एग्जाम नहीं बेटा, किसी एग्जाम में जिसमें जीएस मैथ और आती है, तो उसमें आपको हर एक क्लास फंसेगी, अलग से कोई तैयारी नहीं होती बेटा। सब्जेक्ट तैयार कर लो, भूगोल, हिस्ट्री, बायो, जो भी आती है आपके लेवल में, जिसकी तैयारी करना चाहते हो आप, वो सब्जेक्ट तैयार कर लो। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कराओगे। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। आज के लिए हम इतना रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।